बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शहजाद फारूक और वेलकम है दी एनएसएफ फाइनेंस हब में। हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो पहले रिलीज कर दी है जिसमें हमने बताया कि हम किन चीज़ों पे काम करेंगे, किस किस्म की लेक्चर्स हमारे इस चैनल पे अपलोड होंगे। तो आज हम अपना अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिताह करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची के पहले चैप्टर से। और उस पहले चैप्टर को के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करने से पहले मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग की पेपर स्कीम और फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का सिलेबस समझाऊंगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का जो कोर्स है ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि ये तमाम उन लोगों के लिए है जो बेसिक अकाउंटिंग को सीखना चाहते हैं, जो फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, जो बिजनेस में नॉन फाइनेंस पीपल हैं, उन लोगों के लिए भी ये कोर्स बहुत काम का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रेजेंटेशन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएनएसएफ फाइनेंस हब, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद फारूक है, पहले भी बता चुका हूँ। फेलो मेंबर हूँ आईकैप का, फेलो मेंबर हूँ एसीसीए का, फेलो मेंबर हूँ इक्फा का, एमकॉम कराची यूनिवर्सिटी, बिग 4 ऑडिट फर्म्स एक्सपीरियंस है और अल्हम्दुलिल्लाह 20 इयर्स कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है इंक्लूडिंग जीसीसी। लेट्स सी फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग कोर्स बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची पाकिस्तान। ये कोर्स किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है? वो लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, नॉन फाइनेंस लोग हैं, वो जो स्टार्टर्स हैं, लर्नर्स हैं अकाउंटिंग के, जो अकाउंटिंग को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का कोर्स कर रहे हैं और जो फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के एग्जाम्स में बैठने वाले। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने जो स्कीम दी है उसमें उन्होंने पेपर को 3 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, 3 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 20 नंबर के। सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और कोई 5 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, तमाम इक्वल मार्क्स के होते हैं, तो 40% वो है। और सेक्शन सी जो है वो डिटेल क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं जिसमें कोई से भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 40% मार्क्स सेक्शन सी के हैं, 40 मार्क्स सेक्शन बी के हैं और 20 मार्क्स सेक्शन ए के हैं, और 3 घंटे का ये पेपर है। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का सिलेबस नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें अकाउंटिंग क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है, बुक कीपिंग कैसे होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। पॉइंट नंबर 2 दी जर्नल में हम ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, उन ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इम्पैक्ट आता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या हैं, ट्रांजैक्शंस को एनालाइज कैसे करते हैं और उन ट्रांजैक्शंस को जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। पॉइंट नंबर 3 दी लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। जब हम जर्नल बना लेते हैं तो फिर हमें उसको ट्रांसफर करना होता है लेजर में, और उसको हम फाइनली पोस्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो ये 3 पॉइंट, फर्स्ट 3 पॉइंट्स हैं फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग सिलेबस के। चौथा पॉइंट है पीरियोडिक एडजस्टमेंट, जिसमें एडजस्टिंग एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं, प्रीपेमेंट, सप्लाईज, अर्न रेवेन्यू, एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड रेवेन्यू, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स। फिर उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे बनाए। जब आपको एडजस्टिंग एंट्रीज और पीरियोडिक एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कि फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई कंपनी अपने कैसे बनाती है, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाती है, बैलेंस शीट कैसे बनाती है, बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आसान। फिर छठा पॉइंट है आपका क्लोजिंग प्रोसेस। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं तो फिर आप क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं और फिर आप ओपनिंग एंट्रीज पास करते हैं फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर। वो हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे कि क्लोजिंग प्रोसेस क्या होता है। पॉइंट नंबर 7 अकाउंटिंग फॉर कैश, कैश बुक कैसे बनाते हैं, पेटी कैश बुक कैसे बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे करते हैं, बनाते हैं, वो पॉइंट नंबर 7 है। फिर पॉइंट नंबर 8 है स्पेशल जर्नल्स,
स्पेशल जर्नल में सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, कंट्रोलिंग अकाउंट, सब्सिडी लेजर, इनका क्या कॉन्सेप्ट है, ये पॉइंट नंबर 8 है। और लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, विच इज करेक्शन ऑफ एरर्स। जाहिर बात है जब आप अकाउंटिंग करेंगे और अकाउंटिंग एंट्रीज पास करेंगे तो यकीनन कोई एरर्स भी होंगे, वो गलतियां भी होंगी, तो उन एरर्स को कैसे सही करते हैं वो हम इस सेक्शन में सीखेंगे, करेक्शन ऑफ एरर। तो जनाब ये है आपका फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का सिलेबस, और ये सिलेबस ऐसा है कि कोई भी शख्स जिसको अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना हो, चाहे वो बीबीए का स्टूडेंट हो, एमबीए का स्टूडेंट हो, जो फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग को पढ़ रहा हो, तो उसको ये 9 सेक्शन से बड़ा अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि अकाउंटिंग होती क्या है। तो जनाब हम शुरू करते हैं। जैसे हमने अपनी इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि हम हर चैप्टर का पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हम उसके एग्जाम्स, पास पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे आपके सामने। आप फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग सिंपल लैंग्वेज में अगर आप किसी को बताएं या किसी से पूछें तो अकाउंटिंग है बिजनेस लैंग्वेज। बिजनेस लैंग्वेज से मुराद ये है कि हम तमाम अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बिजनेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, उसको एक प्रिस्क्राइब मैनर में रिकॉर्ड करने का नाम अकाउंटिंग है। लेकिन इसको डिफरेंट तरीके से भी एक्सप्लेन किया गया है। Accounting means the various technical activities performed by accountants, including financial accounting, bookkeeping, and management accounting. A definition: accounting has been referred to as business language because of its role in maintaining and processing all relevant financial information that an entity requires for its managing and reporting purpose. Obviously, जब कोई बिजनेस कर रहा होगा तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी सेल हुई, कितने एसेट्स उसके पास हैं, कितनी लायबिलिटीज उसके पास हैं, तो वो हम अकाउंटिंग के जरिए ही करते हैं। और एक फर्दर बहुत अच्छी डेफिनेशन अकाउंटिंग की ये है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन आइटम्स एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. रिकॉर्ड कैसे करना है, क्लासिफाई कैसे करना है, समराइज कैसे करना है और इंटरप्रेट कैसे करना है बिजनेस के रिजल्ट्स को इन टर्म्स ऑफ मनी, दिस इज कॉल्ड एन आर्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स क्या है, इस डेफिनेशन से निकल रहे हैं। रिकॉर्डिंग, हमें तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। क्लासिफाइंग, उनको डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करना है। समराइज, तमाम ट्रांजैक्शंस को जब रिकॉर्ड कर लें तो समराइज वे में रिपोर्ट करना है। इंटरप्रेट, इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनालाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस फाइनेंशियल डेटा को, उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके रिजल्ट्स बताएं मैनेजमेंट को, डिफरेंट एंटिटीज। और इंफॉर्मेशन सिस्टम इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज की दुनिया में, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम से ही आजकल अकाउंटिंग होती है। अब वो पुराना जमाना गया जब हम हाथ से खाते लिखते थे। अब मैं बार बार एक लफ्ज यूज कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इवेंट which can be expressed in terms of money and brings changes in financial position of business unit. ट्रांजैक्शन क्या है? आपने सेल की गुड्स, आपने परचेज की गुड्स, आपने सैलरीज पे की, आपने इंश्योरेंस पे किया, आपने फर्नीचर खरीदा, आपने फर्नीचर बेचा, आपने इन्वेस्टमेंट की। These all are the examples of transaction. ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग करता क्या? अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करता है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करता है, फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी स्पेसिफिक पीरियड पे किसी एंटिटी की क्या है पता चलती है, मैनेजमेंट कंट्रोल को फैसिलिटेट करता है। अगर आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं या कहीं रेवेन्यू कम हो रही है तो मैनेजमेंट को बताते हैं।
टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटीज को कैलकुलेट करना अकाउंटिंग के बगैर नहीं पॉसिबल। इंफॉर्मेशन अगर आपको किसी को देनी है, किसी पार्टी को, तो वो सिर्फ अकाउंटिंग से ही पॉसिबल। बिजनेस एंटिटी क्या होती है, और बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस एंटिटी इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर्स। अगर आप किसी कोई कंपनी है और वो उसका रिकॉर्ड सेपरेट और डिस्टिंक्ट मैनर में रखा जाएगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब ये है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन को किस यूनिट में मेजर करेंगे। ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ मनी, पाकिस्तान में बैठे हैं तो पीकेआर में करेंगे, अमेरिका में बैठे हैं तो यूएस डॉलर में करेंगे, यूके में बैठे हैं तो पाउंड में करेंगे। गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट, जितनी भी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होती हैं, हम अकाउंटिंग करते हैं, उसकी बेसिस ये होती है कि बिजनेस विल कंटिन्यू ऑपरेटिंग फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जितने भी एसेट्स और जितनी भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हैं वो कॉस्ट पे करते हैं, जितने पे आपने वो खरीदी है या बेची है। ड्यूअल कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बार बार आपके सामने आएगा आगे चल के अकाउंटिंग में, कि डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट है। हर ट्रांजैक्शन का ड्यूअल इंपैक्ट है, एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज कम होगी, एक चीज दो डिफरेंट आइटम्स पे इंपैक्ट आएगा डबल एंट्री का। और ये आगे चल के हम सीखेंगे कि ड्यूअल कॉन्सेप्ट को हम अकाउंटिंग में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। एक्रूअल प्रिंसिपल, एक्रूअल प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हम हर ट्रांजैक्शन में पेमेंट करें तो रिकॉर्ड करें। बहुत दफा ऐसा होता है कि वो ट्रांजैक्शन हो जाती है, पेमेंट हम नहीं देते, पैसे हम नहीं देते, लेकिन हमारी ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है, तो हम उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं whether we have paid or not. Accrual principle का concept ये है, revenues are recognized as they are earned, whether money is received or not. Liabilities are recorded as obligation, whether we have paid or not. This is the main concept of accrual principle. ऑब्जेक्टिव एविडेंस, हर ट्रांजैक्शन के पीछे एक सपोर्ट होगी, हर ट्रांजैक्शन के पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा, एक आपके पास सपोर्ट होगी कि ये ट्रांजैक्शन इनकर हो चुकी है। अगर आपने सेल किए तो आपके पास सेल इनवॉइस होगी, अगर आपने परचेज किए तो आपके पास परचेज इनवॉइस होगी। गुड्स रिटर्न आपके वापस आ गई हैं आपके कस्टमर से, तो आपके पास गुड रिटर्न नोट होगा कस्टमर से, जिसको हम डेबिट नोट भी बोलते हैं। अगर आपने वापस कर दिया तो आपके पास गुड आउटवर्ड नोट होगा। तो आपकी हर ट्रांजैक्शन आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से कोलैबोरेट करेगी। फर्दर, प्रूडेंस, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी। प्रूडेंस का मतलब है एहतियात। आप प्रूडेंस प्रिंसिपल के साथ अकाउंटिंग करते हैं। कंसिस्टेंसी, आपकी पॉलिसीज कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक चीज पे आप डिफरेंट पॉलिसी अप्लाई करें और डिफरेंट चीज पे आप डिफरेंट पॉलिसी अप्लाई करें। मटेरियलिटी, साइज ऑफ द ट्रांजैक्शन। आप बहुत सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन आप हर चीज मेन हेडिंग के साथ डिस्क्लोज नहीं करते। उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी अमाउंट डिसाइड करती है कि वो कितना सिग्निफिकेंट है। ये कॉन्सेप्ट आपको और आगे जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आएंगे तो उधर आपको समझ में आएगा कि मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। लेकिन एज पर द डेफिनेशन यही कि दिस मीन्स दैट द साइज एंड एक्सटेंट ऑफ एनी अमाउंट विल इन्फ्लुएंस इट्स ट्रीटमेंट। Financial statement should separately disclose items which are significant enough to affect evaluation or decision. But if the item or event is immaterial, it may not be disclosed. अकाउंटिंग के यूजर्स कौन होते हैं? अकाउंटिंग के यूजर्स, अकाउंटिंग को पढ़ने वाले, अकाउंटिंग को से बेनिफिट उठाने वाले लोग कौन होते हैं? वो होते हैं ऑब्वियसली जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो बिजनेस चला रहे हैं, जो बिजनेस को गुड सप्लाई कर रहे हैं, क्रेडिटर्स या सप्लायर्स, हम दोनों लफ्ज यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टर, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। एम्प्लॉइज, जो उधर काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट, फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम रेगुलेटरी कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू। पब्लिक रिसर्च एजेंसीज, डिफरेंट पब्लिक रिसर्च एजेंसीज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट फैक्टर्स पे रिसर्च करती हैं, उनका डेटा पिक करके। मैनेजर्स, मैनेजमेंट, ये मेनली ये लोग होते हैं जो अकाउंटिंग को यूज करते हैं। अकाउंटिंग की ब्रांचेस कौन सी होती है? अकाउंटिंग कितनी तरह की होती है?
Mainly, there are three types of branches. There are three branches of accounting: financial accounting, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आप जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हैं उनको स्पेसिफिक मैनर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग काम आती है जहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, या इवन आप सर्विस सेक्टर में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां की प्राइस कैसे सेट होगी सर्विस की या गुड की, उसकी कॉस्ट क्या है, आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या है, कितनी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, ये कॉस्ट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको डिसीजन मेकिंग में मदद देती है, आपको एनालिसिस करने में मदद देती है कि आपका किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे आपको कोई डिसीजन लेना है तो वहां पे आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज हो। अब देखिए जी, अकाउंटिंग जब आप करने जाएंगे ना तो आपको 5 मेन पिलर्स पे का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। 5 मेन पिलर्स कौन से हैं अकाउंटिंग के? एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। एसेट्स क्या हो? एसेट्स आपका वो आइटम जो आपकी ओनरशिप में है, जो आपने खरीदा है और उससे आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उठाते हैं, आप उसके मदद से बिजनेस को चलाते हैं, वो एसेट है। ये तो है एक देसी सी डेफिनेशन। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग इज अ सोर्स controlled by entity as a result of past event and from which future economic benefits are expected to flow to the entity। वो रिसोर्स जिसको एंटिटी कंट्रोल करती है, उसके हाथ में होती है, रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट से मुराद है कि हमने कोई ट्रांजेक्शन की हो, कोई चीज परचेज की हो पहले, उसकी मदद से आपके पास वो एसेट जनरेट हुआ हो, और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपकी एंटिटी को मिलेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपने मशीनरी खरीदी है तो फ्यूचर में आप उससे प्रोडक्शन खरीदे करेंगे। आपने बिल्डिंग खरीदी है तो फ्यूचर में आप उस बिल्डिंग में अपना ऑफिस ऑपरेट करेंगे। अगर आपके पास बैंक अकाउंट में बैलेंस है तो फ्यूचर में आप उस बैंक अकाउंट से बेनिफिट उठाएंगे। सेकेंड थिंग, लायबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो समझने की जरूरत है। लायबिलिटी, वाजिबात, ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन जो आपको अदा करनी है, आपको पूरी करनी है फॉर द अपोजिट पार्टीज, फॉर द अदर पार्टीज। आपने गुड्स परचेज की उधार पे, क्रेडिट पे, लायबिलिटी। आपने बैंक से लोन लिया, लायबिलिटी। तो ये आपकी एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है जो आपको दूसरी एंटिटी को बाद में पे करनी पड़ती है। कैपिटल, सिंपल कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट। कोई भी बिजनेस में कोई भी ओनर जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको हम कहते हैं कैपिटल, जिसका उर्दू में है सरमाया। रेवेन्यू, जब आप बिजनेस करेंगे तो ऑब्वियसली रेवेन्यूज जनरेट होंगी, आमदनी आएगी, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। और बिजनेस करने के लिए आपको खर्चे करने पड़ते हैं। खर्चे करने से मुराद है कि आपको लोगों को सैलरीज देनी पड़ती है, रेंट देना पड़ता है, आपको लोगों को इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है, इंटरनेट के बिल्स पे करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे करने पड़ते हैं। तो डिफरेंट एक्सपेंसेस आपको इनकर करने पड़ते हैं फॉर दी ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। अब एसेट्स की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एसेट्स को हम क्लासिफाई करते हैं करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो जो विद इन वन ईयर ऑफ द रिपोर्टिंग डेट, मिसाल के तौर पे अगर आपका ईयर एंड 30 जून है या ईयर एंड 31 दिसंबर है तो एक साल के अंदर अंदर नॉर्मली वो एसेट्स आपके यूज हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं करंट एसेट्स। और वो एसेट्स जो आपको एक साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म बेसिस पे बेनिफिट्स देते हैं और आप अपने पास रखते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज जो विद इन वन फाइनेंशियल ईयर, विद इन 1 ईयर आपको पेमेंट करनी होती हैं दूसरी पार्टीज को, उनको हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज। और वो लायबिलिटीज जो लॉन्ग टर्म पीरियड के बाद आपको पे करनी होती हैं वो नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं। अभी इनकी हम एग्जांपल्स को भी आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। एसेट्स जैसे मैंने डिफाइन किया। अच्छा, एसेट्स जो है वो करंट, नॉन करंट, और नॉन करंट में भी दो तरह के होते हैं, टेंजिबल भी होते हैं, इनटेंजिबल भी होते हैं। यानी टेंजिबल तो वो जो नजर आते हैं, फिजिकली आपको सामने होते हैं, और इनटेंजिबल वो जो नजर नहीं आते लेकिन वो भी आपके एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस,
अकाउंट रिसीवेबल, किसी को आपने क्रेडिट पे सेल की, उधार पे माल बेचा है, वो आपका अकाउंट रिसीवेबल है। आपके पास जो आपके स्टॉक में, आपके गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा हुआ है, आपकी दुकान में जो शेल्फ में जो माल पड़ा हुआ है, वो आपका मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या स्टॉक इन हैंड है, वो आपका करंट एसेट है। ऑफिस सप्लाईज जो आपने ऑफिस में यूज करने के लिए खरीदी और वो आपके पास रखी हुई है, वो आपकी ऑफिस सप्लाईज आपकी करंट एसेट्स हैं। आपने लोगों को, सप्लायर्स को एडवांस पेमेंट कर दी और अभी माल उन्होंने आपको सप्लाई नहीं किया, वो एडवांस पेमेंट भी आपका करंट एसेट है। आपने एडवांस में रेंट पे कर दिया, आपने एडवांस में इंश्योरेंस पे कर दी, तो जब तक आप उस फैसिलिटी को यूज नहीं करेंगे, यूटिलाइज नहीं करेंगे, वो आपकी एडवांस पेमेंट कहलाएगी। एक्रूड इनकम यानी कि वो इनकम जो आपने अर्न कर ली लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई, आपने किसी को कोचिंग दी, कंसल्टेंसी दी और आपने उसका काम कर दिया, लेकिन अगर आपने उसको पेमेंट नहीं की तो वो एक्रूड इनकम या रिसीवेबल इनकम कहलाती है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अगर आपके पास शेयर रखे हुए हैं, अगर आपके पास ट्रेजरी बिल्स रखे हुए हैं बैंक के, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आपका करंट एसेट है। पेटी कैश फंड, ये भी एक, हम आगे चल के देखेंगे कि क्या चीजें होती हैं, लेकिन पेटी कैश फंड जो छोटी मोटी पेमेंट्स आप ऑफिस में यूज करते हैं, पैसा रखते हैं अपने पास फंड में, उसको हम पेटी कैश फंड कहते हैं। नॉन करंट एसेट से फिक्स एसेट्स टेंजिबल कौन से होते हैं, मैंने एग्जांपल दी, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ऑफिस इक्विपमेंट, आईटी इक्विपमेंट, व्हीकल्स, ये सारे आपके नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स जो आपको एक साल से ज्यादा बेनिफिट देते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स जो कि आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं लेकिन आपको अपेरेंटली फिजिकली नजर नहीं आते, जैसे कि सॉफ्टवेयर। अगर आपने कोई हैवी सॉफ्टवेयर खरीदा है, आपने अपने लोगो अपने को पेटेंट करा दिया, आपका ट्रेडमार्क है, आपकी गुडविल है, आपने फ्रेंचाइज लाइसेंस लिया हुआ है, ये आपका इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स होते हैं। कुछ एसेट्स कॉन्ट्रा एसेट्स होते हैं जो एसेट्स को ऑफसेट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसलिए बता दिया कि आगे चल के आपको इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा कि अगर आपके पास अकाउंट रिसीवेबल है तो उसके अगेंस्ट एक ये भी होता है कि आपने जिन लोगों को पैसे दिए, ऑब्वियसली जरूरी नहीं है 100% रिकवरी हो जाए, आपको कोई ना कोई डेटर, कोई ना कोई अकाउंट रिसीवेबल, आपका बैड डेट जरूर होता है। आपने जो एसेट खरीदे वो जाहिर बात है उनकी एक लाइफ होती है। ये मशीनरी आपने खरीदी, फर्नीचर खरीदा, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा, आईटी इक्विपमेंट खरीदा, इसकी एक लाइफ होगी। ये लाइफ के साथ साथ डेप्रिशिएट होंगे, कम होते जाएंगे, तो हम इनका एक अलाउंस, एक प्रोविजन बुक करते हैं जिसको हम कॉन्ट्रा एसेट भी कहते हैं। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज भी मैंने बताया दो तरह की होती हैं, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में आपका अकाउंट पेबल, यानी जिनसे आपने उधार पे माल खरीदा वो आपके अकाउंट पेबल हैं या वेंडर हैं या सप्लायर हैं। बिल पेबल या नोट पेबल। एक्रूड एक्सपेंसेस यानी वो एक्सपेंसेस जो इनकर हो गए और आपने पे नहीं किए, यानी आपने रेंट, आपको ऑफिस का ड्यू हो गया, आपने पे नहीं किया। आपका इंश्योरेंस प्रीमियम आपका ड्यू हो गया, आपने पे नहीं किया। आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली है, वो भी आपकी करंट लायबिलिटी। अगर आपने अपने किसी कस्टमर से एडवांस लिया, जैसे आप अपने वेंडर को एडवांस देते हैं उसी तरह से आप अपने कस्टमर से भी एडवांस लेते हैं, तो वो भी आपकी लायबिलिटी। और लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लायबिलिटीज, वो जैसे आपने बैंक लोन ले लिया, लीज लायबिलिटी है, डिबेंचर्स हैं, मॉर्गेज हैं, ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज। आप बता रहे थे आपको कि फिक्स एसेट्स में और एसेट्स में भी कॉन्ट्रा एसेट्स होते हैं, इसी तरह से लायबिलिटीज में भी कॉन्ट्रा लायबिलिटी होती हैं जो आपकी लायबिलिटी को ऑफसेट कर रही होती हैं। एक कॉन्ट्रा लायबिलिटी की एग्जांपल मैंने आपको यहाँ दी है कि द कॉन्ट्रा लायबिलिटी इज लेस कॉमन दैन एसेट कॉन्ट्रा अकाउंट। एसेट कॉन्ट्रा अकाउंट आपको काफी मिल जाते हैं, जैसे मेनली तो दो बड़े मशहूर कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट हैं जो मैंने लास्ट स्लाइड पे डिस्कस किए थे। लास्ट स्लाइड पे मैंने आपको बताया था कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये आपके कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट हैं। इसी तरीके से आपके पास कॉन्ट्रा लायबिलिटी अकाउंट भी होता है। अगर आपने बॉन्ड्स पेबल का, जैसे मैंने यहाँ पे जिक्र किया है कि आपको बॉन्ड्स पे की पेमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की, और उस पर अगर आपको डिस्काउंट मिल जाता है तो वो आपकी लायबिलिटी को कॉन्ट्रा कर देता है, शट ऑफ कर। एक्सपेंसेस,
मैंने पिछली डिस्कशन में जिक्र किया, पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया, डिफरेंट किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बैड डेट्स एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस, कार्टेज, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, परचेजेस. These are different types of expenses which you will face in your further accounting concepts and process. Revenues, सेल्स होती हैं आपकी, रेंट इनकम होती है, आप फिक्स एसेट सेल्स करते हैं, फिक्स एसेट को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, वो भी आपकी इनकम होती है। आपने बैंक पे पैसा रखवाया है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आप कुछ चीजें डिस्कार्ड कर देते हैं, सेल कर देते हैं। ओनर इक्विटी का मैंने जिक्र किया, कैपिटल का। ये क्या होता है, आपने इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में, वो आपकी ओनर इक्विटी है। और ये कॉन्ट्रा कैसे होती है, अगर आपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए ओनर ने कोई चीज, पैसा या कोई भी आइटम विड्रॉ किया, तो वो ड्राइंग्स कहलाती हैं और वो आपकी कैपिटल को कम करती हैं और लॉसेस भी आपके कैपिटल को कम करते हैं। अच्छा जनाब, ये तो बेसिक आपको मैंने डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट और पिलर्स बताए और ट्रांजैक्शन बताई। अब हम ये देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या चीज है। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, जितने भी आपके बिजनेस में एसेट्स हैं वो आपके हमेशा बराबर होते हैं लायबिलिटीज और कैपिटल के या इक्विटी के। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह मैथमेटिकली ये नहीं है कि एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज एंड कैपिटल। बेसिकली एसेट्स आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द लायबिलिटीज एंड द इन्वेस्टमेंट व्हिच यू हैव डन इन द बिजनेस। यानी आप जो भी एसेट क्रिएट करते हैं बिजनेस में, वो क्रिएट होते ही या तो लायबिलिटी से हैं, या कैपिटल से हैं, या प्रॉफिट से हैं। तो यही डेफिनेशन हमने लिखी हुई है कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन डेट एंड डेबिट एंड क्रेडिट. The accounting equation signifies that the assets of a business are always equal to the total liabilities and capital. Further, assets are increased by income and decreased by expenses. The relationship that exists among assets, liabilities, and the capital is expressed is under. अब हम देखते हैं कि डिफरेंट इक्वेशंस कैसे बनती हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये मेन अकाउंटिंग इक्वेशन है जो आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिल रहा है, या आपका जिंदगी भर फाइनेंस में अकाउंटिंग में काम आएगा। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। और फर्दर इसको हम एक्सपेंड करें इस इक्वेशन को, तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस द इनकम विच इज जनरेटेड बाय द बिजनेस एंड द एक्सपेंसेस which are incurred by the business are less, are deducted here from here. ये देखिए, यानी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस जो आमदनी आपको हुई और माइनस जो खर्चे आपने किए। तो ये आपको यहाँ पे आगे भी यही कॉन्सेप्ट काम आएगा और इसी पे बहुत सारे सवाल भी सेट होते हैं फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग। अब ट्रांजैक्शंस को डिटरमाइन करना कि बहुत सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती हैं, तो आपको ये डिटरमाइन भी करना पड़ता है आगे चल के रिकॉर्डिंग करने के लिए कि वो ट्रांजैक्शन कैश की है या वो ट्रांजैक्शन उधार की है। इसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हमने कैश पे खरीदा कि हमने क्रेडिट पे खरीदा, क्योंकि जो लिखा हुआ होता है नरेशन उसको समझने की जरूरत होती है। कैश परचेजेस जो होंगी उसमें आपको इस तरह से मिलेगा कि कैश सेल्स एंड ऑल ट्रांजैक्शन where the word paid is mentioned are to be treated as cash transaction. For example, salary paid, sold good for cash. जब पर्सनल नाम मेंशन हो तो यूजुअली वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट की होती है, या ऑन अकाउंट लिखा हुआ हो या ऑन क्रेडिट लिखा हो, तो इसका मतलब है आपने उधार पे खरीदा या बेचा है, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जब आपको कैश और पर्सनल नेम दोनों मेंशन हो जाएं तो वो कैश ट्रांजैक्शन ही ट्रीट की जाती है। फॉर एग्जांपल, गुड सोल्ड टू मिस्टर अहमद फॉर कैश अमाउंटिंग टू ₹1000, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो आपको ये ट्रांजैक्शन पढ़ के समझना पड़ेगा कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है कि कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ होता है ऑन अकाउंट परचेज किया, ऑन क्रेडिट परचेज किया, या कुछ भी नहीं लिखते, सिर्फ ये लिख देते हैं कि सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अहमद, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर अहमद, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में पेड या कैश का लफ्ज जरूर आता है
और ये कॉन्सेप्ट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज्यादा चैलेंज करेगा जब आप आगे चल के अकाउंटिंग करें। अब जनाब, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जब आपको आगे चल के अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना है, और मैंने पीछे एक कॉन्सेप्ट बताया था ड्यूअल कॉन्सेप्ट, कि हर चीज का डबल इम्पैक्ट है, एक एक दो आइटम्स पे इम्पैक्ट आएगा। तो अकाउंटिंग होती कैसे है? या तो वो डेबिट होता है या वो आइटम क्रेडिट होता है। एसेट्स जब भी इंक्रीज होंगे, डेबिट। और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे, डेबिट। एसेट्स जब भी डिक्रीज होंगे, क्रेडिट। एक्सपेंसेस जब भी डिक्रीज होंगे, क्रेडिट। और तीनों आइटम बाकी इसका रिवर्स है। लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यूज जब भी इंक्रीज होंगी, क्रेडिट। और जब भी डिक्रीज होंगी, डेबिट। ये रूल्स को आप अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि आगे चल के जब हम जर्नल जर्नल बनाएंगे, जर्नल लेजर बनाएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट हमें वहां पे बहुत काम आएगा। Assets, expenses, increase, debit, decrease, credit. Liabilities, capital, revenue, increase, credit, decrease, debit. तो ये, अब आप ये देखिए कि अकाउंटिंग साइकिल होती क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस चलता कैसे है, हम बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सीक्वेंस है कोई भी अकाउंटिंग साइकिल की। सबसे पहले जनाब, आपको तमाम ट्रांजैक्शंस को जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ता है। जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद आपको उसको लेजर में ट्रांसफर करना पड़ता है। लेजर तीन तरह के होते हैं, टी अकाउंट भी होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टी अकाउंट भी होता है, और सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म ऑफ अकाउंट भी होता है। जर्नल जर्नल और लेजर बनाने के बाद एक ट्रायल बैलेंस एक बनता है। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद एडजस्टिंग एंट्रीज पास होती हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज पास होने के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट हम फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में करते हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बनती है, लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को सीखेंगे। जब आप ये बना लेते हैं तो फिर आप क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं, फिर आप पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर आप रिवर्सिंग एंट्रीज पास करते हैं, फिर आप ओपनिंग एंट्रीज पास करते हैं। थोड़ा सा इसको फर्दर और एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी इतनी जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसके ऊपर काम नहीं कर लेते। लेकिन एक ये ब्रीफ ओवरव्यू है कि ये अकाउंटिंग साइकिल है, ये चलती कैसे, इसलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये जनरल एंट्रीज बनती हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट काम आते हैं आपकी जनरल एंट्रीज में। फिर आप लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिसमें तमाम डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस डालते हैं, तो दोनों बराबर होते हैं। फिर आप एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं ईयर एंड पे, कि डेप्रिसिएशन कितना था, बैड डेट कितना था, कोई प्रीपेड एक्सपेंस रह गया, कोई अनअर्न्ड रह गया, कोई अक्रूड रह गया। फिर आप दोबारा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ताकि आप उससे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना सकें। और इनकम स्टेटमेंट आपको ये बताती है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, और बैलेंस शीट आपको ये बताती है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है किसी स्पेसिफिक डेट। जब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना देते हैं, तो आप क्लोजिंग एंट्रीज पास करके उस ईयर को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट यूजुअली ईयर एंड पे बनती है। कुछ कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज को मंथली भी बनाती हैं, लेकिन ईयर एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट जब साल खत्म हो। क्लोजिंग एंट्रीज बनाने के बाद आप पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और सिस्टम में अपनी तमाम अननेसेसरी एंट्रीज जो आपने फॉर द प्रोविजन पर्पस पास की होती हैं, उनको आप रिवर्स कर देते हैं, और ओपनिंग एंट्रीज बनाने के बाद नया साल आप शुरू कर देते हैं। तो जनाब, डियर स्टूडेंट्स, लिसनर्स, लर्नर्स, ये बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की प्रेजेंटेशन मैंने आपको दी, जिसमें आपको मैंने बताया कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, अकाउंटिंग के 5 पेन पिलर्स क्या हैं, एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। उसके बाद मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग प्रोसेस समझाया। यहाँ तक हमारा इन अकाउंटिंग का मेन कॉन्सेप्ट खत्म होता है। और अब हम इंशाल्लाह अगली प्रेजेंटेशन में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि अकाउंटिंग इक्वेशन पे डिफरेंट ट्रांजैक्शन का क्या इम्पैक्ट आता है, और ट्रांजैक्शंस में से आपको 5 मेन पिलर्स को समझना कैसे, अंडरस्टैंड कैसे करना है।
जब हम वो कर लेंगे तो फिर हम इसी साइकिल में चलेंगे, और हम नेक्स्ट आपको फिर जर्नल जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाएंगे, ताकि वो फिर आपको पहले मेन कॉन्सेप्ट आ जाए, फिर जर्नल जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस आ जाए। तो ये आज की प्रेजेंटेशन थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये एक यूट्यूब मेरा चैनल का लिंक है, दी एमएसएफ फाइनेंस हब। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, ताकि जो मेरी अगली वीडियोस आएं उस पे आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।